नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। हम जैसा कि हम घटना चक्र सीरीज से प्रारंभ किए हैं, जिसका हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके आज अध्याय हम देखेंगे घटना चक्र के अध्याय का। तो आज है 25वां अध्याय है हमारा। 25वां अध्याय है जिसका नाम है संसद, जिसके अंदर कुछ मुख्य अधिनियम के बारे में जिसका दिया गया है। देखिए, ये मुख्यतः जो है अधिनियम से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो मध्य प्रदेश पीसीएस में आते हैं। अधिकांश क्वेश्चन वही है, पर कभी कभी यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, अन्य राजस्थान या ये उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछ देता है। इसको हम थोड़ा समझते हुए जानते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा लिखा हुआ है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब पारित, यह 1954 है। ये पारित कब हुआ था? तो 1955 में लागू हो गया था। ठीक है, ये 54 में याद रखिएगा, अधिनियम को 1954 में लाया गया था और पारित हुआ था 1955 में, लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संगीन और संक्षिप्त विचारणीय होते हैं। सबसे पहले जानने की सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है क्या। सिविल अधिकार संरक्षण ये है कि जो हमारे आर्टिकल मूल अधिकार आर्टिकल 17 में जो किया है छुआछूत का प्रतिषेध, तो इसके तहत क्या किया गया, उसी को लागू करने के लिए, मतलब उसको समाज में उसको लागू करने के लिए कि छुआछूत की कहीं भावना न किसी के दिमाग में है या मन में ना है, उसके लिए क्या लागू किया कि सिविल अधिकार संरक्षण 1955 लागू किया गया है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है ये मुख्य रूप से छुआछूत को ही प्रतिषेध का ये करता है। ठीक है, इसका मूल भाव इसका यही है, इसी कारण से किया गया था कि छुआछूत हमारे देश समाज के अंदर से खत्म हो जाए, उसके अनुरूप इसके अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इसमें क्या है कि सभी क्या है, दंडनीय अपराध संज्ञेय व संक्षिप्त विचारणीय है। ठीक है, सिविल अधिकार 1955 के अंतर्गत क्या है, इसका विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। रखिएगा कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है इसका। ठीक है, विचारण प्रथम मतलब सबसे पहले यही जो देखेंगे, ये जो कोई भी ऐसा अगर कोई केस आता है तो सबसे पहले यही लोग इनका निर्धारण करेंगे। इसके बाद जो है जो भी हो वक्ता हो तो वो चाहे आगे भी इसको आगे ले जा सकता है। मतलब इसको होता है ना, जैसे कि अगर निचले पे है तो ये प्रथम श्रेणी के हैं तो फिर सेकंड श्रेणी पे जा सकते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट में जा सकते हैं, फिर जिला में। तो ऐसे ही जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऐसे स्तर पे बढ़ते जाएंगे, तो अपने आपके पास अधिकार है। आप चाहे तो संतुष्ट नहीं है तो आप उसके ऊपर वाले अथॉरिटी में आप अपना केस ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका कि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार सामूहिक जुर्माने के साथ, याद रखिएगा सामूहिक जुर्माना का अधिकार पूरे किसके पास होता है, तो राज्य सरकार के पास होता है। और याद रखिएगा जुर्माना के साथ सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान सरकार कर सकती है। कौन? तो राज्य सरकार। रखिएगा कि इसमें कुल धाराएं हैं, तो देखिए कुछ धाराएं हैं। धाराएं के देखिए, पहला धारा है इसका कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे होगा। और धारा 2 के अंदर क्या है, तो इसका परिभाषा दिया गया है। किसका परिभाषा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का धारा 2 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई किया है। तो मुख्य रूप से यही है कि छुआछूत को प्रतिषेध करने के लिए सरकार ने इस नियम को लाया था। ठीक है, तो ये समाज में इस सबको छुआछूत से संबंधित जो चीज़ें वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट है आपका कि धारा 10 में क्या है, वही है सामूहिक जुर्माना से संबंधित है। और नेक्स्ट है आपका धारा 14 में क्या दिया, धारा 14 में दिया है कि कंपनियों द्वारा अगर कोई इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो उससे संबंधित उपबंध धारा 14 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने, कंपनियां देखिए कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में वे सभी व्यक्ति उत्तरदायी होंगे जो अपराध घटित होते समय कंपनी के कार्यभार संभाल रहे होंगे। ठीक है, याद रखिएगा जो कर्मचारी स्तर पर होते हैं, सबसे निचले स्तर पर होते हैं, वो नहीं काम करेंगे। जो मुख्य हैं, जो डिसीजन मेकिंग होते हैं या जो उसमें मुख्य योगदान निभाते हैं, सिर्फ उन्हीं को इसमें घसीटा जाएगा। ठीक है, तो उनको जो है कि क्या होता है, कार्यभार संभाल रहे कंपनी के कार्यभार के प्रति उत्तरदायी हों, उन सभी को क्या किया जाएगा, उन सभी को मतलब कि कटघरे में ले लिया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। यदि कोई अपराध कंपनी के निदेशक, प्रबंधक तथा मैनेजर की सहमति से हो तो भी क्या होते हैं, सभी उत्तरदायी होंगे। ठीक है, जितने भी ऊपर से नीचे होंगे डिसीजन मेकिंग वाले सदस्य हैं सभी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि घरेलू हिंसा संबंधित, याद रखिएगा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधित अधिनियम लाया गया था 2005 में। और ये अधिनियम 2005 है, इसको लागू कब किया था? 2006 से लागू किया था, 26 अक्टूबर 2006 से लागू है ये। और नेक्स्ट है आपका इसी में थोड़ा सा जान लीजिए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। और सती निरोध अधिनियम 1887 में लागू हुआ था। और ये देखिएगा ये जितने भी अधिनियम है ना महिलाओं से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो और नेक्स्ट आपका कि 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा
स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है। ये क्या है आपका कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ है। कब हुआ था? तो 1990 को लागू हुआ था। इस अधिनियम में कुल 23 धाराएं थी। याद रखिएगा कितनी धाराएं थी? तो 23। नेक्स्ट है आपका कि धारा 23(1), याद रखिएगा 23(1) के तहत एसटी और एससी के अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए, देखिए क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है कि एसटी एससी के साथ कोई भेदभाव ना हो या उनसे कोई सी भी कोई छुआछूत का भावना ऐसा ना आए किसी के मन में। समाज को खत्म करने के लिए किसके पास शक्ति प्राप्त है? तो ऐसे नियम कोई भी नियम कुछ भी नियम बना सकता है। कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार बना सकता है, उसी के पास शक्ति प्राप्त है। धारा 2 ख और ग के अंतर्गत क्या है? आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि लोक सेवकों द्वारा धारा 3 के अधीन किए गए अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष दंड का प्रावधान करता है। यदि लोक सेवकों द्वारा कोई ऐसा धारा 3 के अंतर्गत कोई अधीन अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए लोक सेवक को कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान यह अधिनियम करता है। नेक्स्ट है धारा 8। इसके अधीन क्या है कि अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण सामान्य आशय और समान उद्देश्य को उपधारित करता है। यानी न्यायालय में अगर केस जाता है तो उसमें क्या क्या न्यायालय क्या किस किस माध्यम के मतलब निकाल सकता है, तथ्य निकाल सकता है। तो ये है पहला दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और समान उद्देश्य। ठीक है, ये तीनों को न्यायालय देखता है। इन तीनों के अंतर्गत क्या क्या था, क्या मतलब होता है, क्या हुआ है, क्या हो सकता है, ये देखा जाता है। नहीं, न्यायालय ये देखेगा। नेक्स्ट है आपका धारा 6। इसमें क्या है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कुछ धाराओं को लागू करने का प्रावधान यह अधिनियम करता है धारा 6 में। ठीक है, धारा 14 क्या कहता है कि इसके अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में बदल सकता है। अर्थात शीघ्र न्याय और परीक्षण के लिए प्रत्येक जनपद में एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, ये है आपका। जल्दी से न्याय हो, त्वरित न्याय हो, तो उसके लिए पाने के लिए क्या कर सकता है कि एक हर प्रत्येक जनपद में एक विशेष न्यायालय का व्यवस्था राज्य सरकार कर सकती है। वो किसके लिए? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धारा 17 क्या है के तहत क्या लिखा क्या है कि धारा 17 के तहत किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक, क्या लिखा है? पुलिस उपाधीक्षक से नीचे रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है। पुलिस उपाधीक्षक से मतलब क्या तात्पर्य है? पुलिस अधीक्षक मतलब तात्पर्य यहाँ पे डीएसपी या किसी राज्य में इसको एसीपी भी बोला जाता है, इनसे मतलब है। ठीक है, इसको मुख्य रूप से हम इसी नामों से जानते हैं, डीएसपी और एसीपी के नाम से पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, तो डीएसपी एसीपी होंगे जो इन अपराधों का के लिए जो है कि अन्वेषण या जाँच यानी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए जाँच अधिकारी 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को तथा पुलिस एसपी क्या करेगा? राज्य के पुलिस महानिदेशक डीआईजी को क्या करेंगे? ये सौंपेंगे। ठीक है, कितने दिनों के अंतर्गत? तो 30 दिनों के अंतर्गत, याद रखिएगा 30 दिनों के अंदर उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट है धारा 18। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत, याद रखिएगा कि इसकी जो है एसटी एससी जो एक्ट है इसके तहत क्या किया है कि अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाता है। ठीक है, ऐसे अन्य कोई धाराओं में अगर लिप्त पाए जाते हैं तो उसमें 438 के तहत आपको क्या अग्रिम जमानत की सुविधा मौजूद होती है, जबकि इस अधिनियम में ऐसा सुविधा नहीं है। ठीक है, आपको अग्रिम जमानत नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि यह अधिनियम संरक्षण विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इस अधिनियम के तहत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार के पास, याद रखिएगा नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, परंतु सामूहिक जुर्माना और अधिरोपित और उसे वसूलने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। नेक्स्ट है आपका कि इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति 89 के अधीन अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक यानी प्ली ले सकता है। वह भी पीड़ित की जाति मतलब ये कहना ये चाहता है कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति अगर पड़ा है तो वो अपना उद्देश्य दे सकता है कि हम उसी जाति के हैं जिस जाति पे ये केस हुआ है। समझ रहा है? मतलब कि जिस जाति ने केस किया उसी जाति के हम हैं। इसका रूल ये कहता है कि अगर सेम कास्ट के लोग होंगे यानी एससी है और एससी है, दोनों एससी सी लोग हैं,
दोनों में झगड़ा हुआ है या हो गया है, तो क्या होता है, उन पर ये इस एक्ट के तहत केस नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। ST केस के तहत इन दोनों का नहीं किया, या SC है दूसरा ST है, तो भी क्या होगा, ये इस एक्ट के तहत इन दोनों पर केस नहीं होगा। इसलिए रूल यही है कि एक पक्ष जो है SC होना चाहिए, दूसरा पक्ष समान OBC या अन्य होने चाहिए, SC और ST नहीं होने चाहिए, तभी ये एक्ट उन पर लागू होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियम 1957 की धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति के गठन का उपबंध किया गया, ठीक है। जिला स्तरीय सतर्कता मतलब जिला, हर जिला के स्तर पे क्या होता है कि मॉनिटर करने के लिए दिया जाता है कि मतलब कि क्षेत्र में कितने मतलब ST SC लोग हैं, उन पर कोई अत्याचार या कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए कमेटी निर्धारित गठन का उपबंध किया गया है, इस धारा प्रावधान में, ठीक है। और करे ना करे वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा, ठीक है। वही मॉनिटरिंग जो सतर्कता कमेटी मॉनिटरिंग करेगी, उसमें देखेगा कि किसी को कोई भेदभाव या ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, फिर जैसा होगा उसके हिसाब से उनको पुनर्वास और राहत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट है आपका, सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित याद रखिएगा, संसद द्वारा पारित कब हुआ था, ये 15 जून 2005 को, ठीक है। क्या हुआ था कि तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम जी, उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, और 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रभावी हो गया था। याद रखिएगा कि 15 जून 2005 को ये राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी थी, और 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट है आपका, यह एक विधिक अधिकार, याद रखिएगा सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। यह अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि सार्वजनिक संस्थानों कोई भी सार्वजनिक संस्थान हो, उससे संबंधित कोई भी आवश्यक सूचना मांग सकता है, ठीक है। और न मिलने पर वो कह सकता है किसी कोर्ट में जाकर वो अपील भी कर सकता है कि हमने इनसे सूचना मांगी थी, इन्होंने हमें नहीं दिया, ठीक है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार क्या कहता है कि किसी पदाधिकारी क्या होगा, किसी लोक पदाधिकारी जो होते हैं वो एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कोई भी अधिकारी जो सूचनाओं को छुपा रहा है या आम जनमानस तक नहीं पहुंचने दे रहा है सूचना को, तो आप इस सूचना एक्ट के तहत जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसके तहत क्या कर सकेंगे कि आप उस सूचना को ही पा सकते हैं जो अधिकारी आपसे छुपा रहा है, ठीक है। कोई दस्तावेज हो या फिर कोई भी लेख हो या कोई भी चीज़ हो छुपा रहा है, तो आप उसे जान सकते हैं कि क्यों छुपाया जा रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि उनके दस्तावेजों कार्यों और निरीक्षण कर सकते हैं, तथा वो सामग्री जो भी उनका नमूना भी ले सकते हैं, सैंपल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है, याद रखिएगा एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना का अधिकार की विशेष रूप से उल्लेख है, ठीक है। मुख्य मूल संविधान में ही सूचना का अधिकार का क्या है, उल्लेख है, ठीक है। याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1), याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) के एक के तहत भाषण में व्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार में शामिल माना है, ठीक है। ये सूचना अधिकार है 19(1) के अंतर्गत ही शामिल माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सूचना अधिकार 2005 की उद्देशिका में सूचना को पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्रभुता शामिल है, ठीक है। इन इन कारणों से जो है कि सूचना अधिकार के अधिनियम को उद्देशिका में दिया है, इससे इन सूचना अधिकार अधिनियम पारित होने से ये चीज़ें हमें मिलेंगी, क्या क्या, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता एवं पारदर्शिता। नेक्स्ट है आपका, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदकों को सूचना का, याद रखिएगा कोई भी सूचना का आवेदन करता है तो उसके कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि हमको ये जानना है, हमको इस कारण से जानना है इसलिए हम बताएंगे, नहीं। आप जो चाहे सो प्रश्न पूछ सकते हैं, कारण चाहे कोई भी हो, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के समानता क्या हुआ है कि फिलहाल में समझता सूचना का अधिकार अगर देखा जैसे फायदा किसको हुआ है तो नौकरशाही में उत्तरदायित्व का विकास हुआ है, बल्कि जबकि अन्य विभागों में अभी भी क्या है कि इसकी कमी देखने मिलती है, कमी, ठीक है। अन्य विभागों में इसकी कमी देखने को मिलती है, अन्य विभागों में ऐसा नहीं पारदर्शिता नहीं बरती जाती है जितना कि नौकरशाही यानी कि SP SDM ADM और जो ऊपरी जिला होते हैं उनके अंतर्गत मिलता है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1951 में, और ऑप्शन बी है 1954 में, ऑप्शन सी है 1964 में, या ऑप्शन डी है 1956 में। तो आंसर है आपका, कन्फ्यूजन है क्योंकि पीछे 2006 में पूछा गया था। देखिए लिखा हुआ है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954, ये लागू कब हुआ था तो 1955 में लागू हुआ था। 1954 में अधिनियम आया था और 1955 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं, क्या है,
संघीय तथा अजमानतीय, संघीय तथा संक्षिप्त विचारणीय, संघीय तथा जमानतीय, असंघीय तथा जमानतीय, और डी है आपका असंघीय तथा समनीय। तो आंसर है आपका बी, संघीय तथा संक्षिप्त विचारणीय। संक्षिप्त माने सूक्ष्म में विचार योग्य है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना विचारे समझे ही इसको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको विचार किया जाएगा कि क्या कितना सही है कितना गलत है, उसके आधार पर काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, पहला आपका सत्र न्यायालय, ऑप्शन बी है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, या डी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन है आपका बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा कि एक जिला स्तर पर देखेंगे तो सबसे पहले प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, फिर इसके ऊपर दूसरा होता है द्वितीय न्यायिक, तीसरे नंबर पर क्या होता है, तीसरे पे होते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। याद रखिएगा, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, इनके समकक्ष होते हैं, यानी इनके समकक्ष इनकी शक्ति क्या होती है, मिलती है। ये जो है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्या हैं, संघीय हैं, अजमानती हैं, समनीय हैं, या डी कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय हैं। तो ऑप्शन है आपका नहीं दिया है इसमें, MPPCS 2013 में आया था। याद रखिएगा, अधिकार क्या है कि अधीन दंडनीय हर अपराध संघीय होगा, ठीक है, संघीय अपराध होगा। नेक्स्ट है आपका कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना, याद रखिएगा, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य शक्ति को बंद किया गया। ऑप्शन है आपका धारा 10, ऑप्शन बी है धारा 10 क, ऑप्शन सी है धारा 14, या ऑप्शन डी है धारा 14 क। तो ऑप्शन है आपका भी धारा 10 क के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम विस्तार है कहाँ पे, ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पे, ऑप्शन बी अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पे, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे, या ऑप्शन डी संघ के राज्य क्षेत्र गोवा दमन दीव सिवाय संपूर्ण भारत पे। तो ऑप्शन आपका ए है, संपूर्ण भारत पे होगा, ठीक है। ये अधिनियम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और इस देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नेक्स्ट है आपका कि 1955 का विस्तार है कहाँ पे है, संपूर्ण भारत पे, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पे, केंद्र शासित प्रदेशों पर, केवल जम्मू और कश्मीर राज्य पे। तो ऑप्शन है आपका ए, संपूर्ण भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है आपका पहला निदेशक, ऑप्शन बी है प्रबंधक, ऑप्शन सी है सचिव, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। जितने भी मुख्य कार्यकारी या डिसीजन मेकिंग जो मुख्य करते हैं, जो या उनका सहयोग होता है, वो सभी उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है आपका कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 16 क, सॉरी, ऑप्शन बी है धारा 15 क, ऑप्शन सी है धारा 16 ख, या ऑप्शन डी है धारा 14 क। तो ऑप्शन है आपका डी, धारा 14 क के अंतर्गत क्या किया गया है कि सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है, धारा 14, धारा 12, धारा 14, या धारा 16। ऑप्शन है आपका धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। तो कौन कितने हैं, 4 हैं, देख लेते हैं। पहला है आपका कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, और डी है आपका सती निरोध अधिनियम 1987। तो आंसर है आपका सी, ठीक है, कि ये जो है 73वां संविधान संशोधन नहीं है बल्कि 74वां है। 74वां में क्या किया गया है कि स्थानीय निकायों चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू है, कब से लागू है ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है आपका 20 सितंबर 2005 को, 30 सितंबर 2006 को, सी है 10 अक्टूबर 2006 को, या डी है 26 अक्टूबर 2006 को। तो ऑप्शन है आपका डी, 26 अक्टूबर 2006 को क्या हुआ था कि घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। पहला है आपका मीसा,
ऑप्शन बी है एंटी डाउरी एक्ट, सी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, डी है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो ऑप्शन है आपका ए मीसा। मीसा जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम था, ठीक है, जिसको 1971 में बना था तथा 1977 में क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ये वही है टाडा वाडा जो नहीं था उसी के तहत ये मीसा भी है, टाडा है और ये अभी फिलहाल एक एक दोस्तों देखिए गलती हो गई। देखिए यहाँ पे मैंने सती निरोध अधिनियम 1987 1887 मैंने पहले बताया था, ये 1987 एक्चुअली हुआ क्या था कि राजस्थान सरकार ने 1987 में सती निरोध अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। तो फिर 1988 में क्या किया, 1988 में केंद्र सरकार ने इसको कॉपी कर लिया, मतलब 1988 में क्या किया, केंद्र सरकार के भी लिस्ट में अधिनियम को अपना लिया था, ठीक है। याद रखिए राजस्थान में 1987 बना था और 1988 में केंद्र ने अपनाया था। बाय द वे क्वेश्चन अगर पूछते कि सती निरोध अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1987 अगर ऑप्शन था तो 1987 ही आप कहेंगे, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए पहला है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूना लेने का अधिकार है। ऑप्शन दो है कि उपभोक्ताओं यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। और ऑप्शन तीन है उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करा सकता है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन और ऑप्शन डी है एक दो तीन। तो ऑप्शन है आपका सी एक और तीन, दो नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोई फीस नहीं देनी होती है, तो ये गलत है। मामूली फीस लगती है, छोटा सा फीस लगता है 10 रुपये, ऐसे ही लगता है 10 रुपये 5 रुपये, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ता है, बाकी दोनों कदम क्या है सही है। नेक्स्ट है आपका कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन है आपका 1952, बी है 1924, सी है 1871 या डी है 1911। तो ऑप्शन है सी कि 1871 में क्या हुआ था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 प्रवृत्त हुआ, कब से मतलब हुआ, 1 जुलाई 1989 से, 30 जनवरी 1990 से, 30 जुलाई 1989 से, 1 जनवरी 1990 से। तो ऑप्शन है आपका अभी 30 जनवरी 1990 से क्या हुआ था, ST एक्ट ये क्या हो गया था, लागू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया। ऑप्शन ए है आपका अधिनियम 1990, अधिनियम 1989, अधिनियम 1992 या अधिनियम 1991। तो ऑप्शन है आपका भी अधिनियम 1979 के तहत अत्याचार निवारण कानून को क्या किया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 22, 18, ऑप्शन सी है 23 या ऑप्शन डी है 27। तो ऑप्शन है आपका सी 23 धाराएं हैं कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किसके पास है। नियम बनाने की शक्ति क्या पूछ रहा है, नियम बनाने की शक्ति। ऑप्शन है आपका राज्य सरकार, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन है आपका बी, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और जो जुर्माना वसूलने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है आपका धारा 2 ख, ऑप्शन बी है धारा 2 ख ग और ऑप्शन धारा 2 है घ और च और ऑप्शन डी है ख और छ। तो ऑप्शन है आपका बी, धारा 2 के ख और ग में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम कितने वर्ष या माह का दंड का प्रावधान है। ऑप्शन है आपका 3 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 1 वर्ष या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका सी, 1 वर्ष का प्रावधान किया गया है यदि किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो, ठीक है। तो वही ST एक्ट का बोल रहा है कि अधिक अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में बदल सकता है। ऑप्शन ए है आपका राज्यपाल, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन सी है संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश या ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय। तो ऑप्शन है आपका भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा परामर्श पर या सहमति से
सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है आपका कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत, बी है अधिमानी सिद्धांत स्थिति का सिद्धांत, सी है संरक्षा विभेद का सिद्धांत, या ऑप्शन डी है सामंजस्य पूर्ण अर्धान्वयन का सिद्धांत। तो ऑप्शन है आपका संरक्षा विभेद का सिद्धांत, ऑप्शन ये आपका सी है। ठीक है, संरक्षा विभेद का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि नागरिकों की रक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं करना। ठीक है, यानी किसी बिना विभेद के जो है कि रक्षा करना। ठीक है, तो ये होता है संरक्षा का सिद्धांत होता है कि रक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है, किसे प्राप्त है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है विशेष न्यायालय और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन है आपका बी राज्य सरकार। याद रखिएगा जुर्माना वसूलने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास है, जबकि नियम बनाने का शक्ति केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है। क्या मतलब उपधारित कर सकता है, किस प्रकार से न्यायालय मतलब क्या क्या देखता है जब किसी वाद चलता है या किसी कोई केस चलता है। तो ऑप्शन पहला आपका कि ए दुष्प्रेरण, बी है समान आशय, सी है समान उद्देश्य, या डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन है आपका डी उपरोक्त सभी। दुष्प्रेरणा का मतलब होता है कोई दुष्भावना से या किसी के भड़कावे में या उकसावे से या बुरी प्रेरणा से। सामान्य आशय मतलब कोई सामान्य इच्छा से कोई भी मतलब बोल दिया, मन में आया बोल दिया। असमान उद्देश्य से क्या हो गया कि कोई भी उद्देश्य से उनको चिढ़ाने के उद्देश्य से या उनको नीचा दिखाने के उद्देश्य से समान उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है, यानी आईपीसी की धाराओं को कौन कौन सी धारा जो है कि लागू करने का करता है। तो ऑप्शन ए आपका धारा 12, ऑप्शन बी है धारा 10, ऑप्शन सी है धारा 6, या ऑप्शन डी है धारा 8। तो ऑप्शन है आपका सी धारा 6 के अंतर्गत आईपीसी की कुछ धाराओं को इसमें इस अधिनियम में लागू करने का शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। विशेष न्यायालय की व्यवस्था ऑप्शन ए आपका 14, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 21(1), या ऑप्शन डी है 21(3). तो ऑप्शन है आपका ए कि धारा 14 में जो है अधिनियम की धारा 14 में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट्स में, याद रखिएगा कितने दिनों में। ऑप्शन है पहला है आपका 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 30। तो ऑप्शन डी है आपका 30 दिनों। 30 दिनों के अंदर डीएसपी क्या कहते हैं, जो कि पुलिस उपाध्यक्ष होते हैं ना, पहले क्या होते हैं कि पुलिस उपाध्यक्ष से नीचे का व्यक्ति कोई भी नहीं कार्रवाई कर सकता, जांच नहीं कर सकता है। तो उपाध्यक्ष क्या कहते हैं 30 दिनों के अंदर उनको एसपी को सौंपना होता है, और एसपी क्या करेंगे जो राज्य के डीआईजी होते हैं, डीआईजी होंगे, उनको महानिदेशक को, पुलिस महानिदेशक को सौंपेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है। पूर्णतः निषिद्ध पूछ रहा है। ऑप्शन ए होगा गिरफ्तारी पूर्व जमानत, ऑप्शन बी है गिरफ्तारी पश्चात जमानत, ऑप्शन सी है परिवीक्षा का लाभ, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन है आपका है गिरफ्तारी पूर्व जमानत। याद रखिए गिरफ्तारी पूर्व जमानत क्या है, पूर्णतः निषिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ST/SC एक्ट की निम्नलिखित में किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। धारा है आपका पहला ऑप्शन धारा 16, ऑप्शन बी है धारा 17, ऑप्शन सी है धारा 18 और ऑप्शन डी है धारा 19। तो ऑप्शन है आपका सी धारा 18 के अंतर्गत क्या किया गया है कि अग्रिम जमानत को क्या प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, अग्रिम जमानत प्रतिबंध या जिसको हम गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषेध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ST/SC एक्ट की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। तो ऑप्शन है आपका धारा 22, बी है धारा 20, सी धारा 18 या धारा 16। तो ऑप्शन है आपका सी धारा 18 के अंतर्गत प्रावधान करता है। ठीक है, कि अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुसूचित ST/SC एक्ट के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम हो। किस रैंक से कम हो। ऑप्शन ए उप निरीक्षक, ऑप्शन बी है निरीक्षक, ऑप्शन सी उप अधीक्षक या ऑप्शन डी है अधीक्षक।
तो ऑप्शन है आपका सी, उप अधीक्षक। उप अधीक्षक से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए, डीएसपी के नीचे का रैंक का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वही क्या करेंगे, जांच करेंगे यानी अन्वेषण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? कौन सी शक्ति विशेष न्यायालय को नहीं दी गई? ठीक है, तो ऑप्शन है पहला आपका, किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि अभियुक्त की संपत्ति का समर्पण, समर्पण मतलब जब्ती। और ऑप्शन बी है आपका कि पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करना। और ऑप्शन सी है आपका, ये ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। और ऑप्शन डी है, ये ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ऑप्शन आपका बी है कि पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। यह क्या है कि न्यायालय, विशेष न्यायालय का अधिकार या अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये न्यायालय ये नहीं कह सकती कि पुलिस के अलावा कोई और भी किसी तथ्य की जांच करे, ठीक है, या केस की जांच करे, तो ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST/SC एक्ट के अधीन विशेष न्यायालय में निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है आपका, व्यक्ति को हटाया जाना। ऑप्शन बी है संपत्ति का समग्रहण। सी है व्यक्ति का माप लिया जाना। और डी है सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। तो ऑप्शन है आपका डी, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। ये भी न्यायालय का कार्य नहीं है, जबकि बल्कि ये राज्य सरकार का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनुसूचित जाति ST/SC एक्ट के अधीन अपराध के लिए सभी योजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता है। अभी अपने बचाव में क्या शब्द या क्या वक्त नहीं बोल सकता, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका कि कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया गया था, वह भी पीड़ित की ही जाति का है। और ऑप्शन सी है कि कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका, इसके MPPCS प्री में 2013 में आया था। ठीक है, इसका आंसर आपका देखिए इसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन आपका इसका ए और सी दोनों होगा। ठीक है, चूँकि ए और सी ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए इसका आंसर गलत कर दिया गया। ठीक है, नहीं दिया है। ए और सी क्या है, यह पीड़ित की जाति का है, ये तो कहीं सुनवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ST/SC एक्ट उसी के ऊपर चलता है जो सेम कास्ट का ना हो, यानी ST/SC ना हो, अदर कास्ट का होता है, OBC या जनरल हो, तभी जाके वो क्या होगा कि उस पर केस चलेगा ST/SC के तहत। वरना अगर सेम जात के होते हैं या सेम कास्ट के होते हैं तो उन पर ST/SC एक्ट नहीं चलता है। ठीक है, तो ये तो हट ही जाता है। बाकी दोनों जो बचते हैं यही दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? ऑप्शन ए है आपका कि जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। ऑप्शन बी है जिसकी अवधि 6 माह से कम और जुर्माने से। सी है जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी और जुर्माने से। और ऑप्शन डी है जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी और जुर्माने से। तो ऑप्शन है आपका ए कि जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और किंतु जो 5 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकेगी और जुर्माने से। ठीक है, तो ये होगा कि ऐसा होता है, तो इस अधिनियम के तहत ऐसी को सजा दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्देश करने का प्रयोजन है। ऑप्शन ए है शीघ्र विचारण। ऑप्शन बी है समयबद्ध विचारण। ऑप्शन सी है पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन है आपका ए, शीघ्र विचारण। ठीक है, शीघ्र विचारण क्या होता है, विशेष न्यायालय में विशेष का देता है। ठीक है, अधिकार देता है, विशेष न्यायालय क्या होता है, गठन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ST/SC एक्ट की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति के गठन का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 18। ऑप्शन बी है धारा 19। ऑप्शन सी है धारा 17 या ऑप्शन डी है धारा 16। ऑप्शन सी धारा 17 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि मॉनिटरिंग समिति का गठन का उपबंध किया गया। ठीक है, जो कि अगर किसी से पीड़ित व्यक्ति हो, जो पीड़ित समुदाय हो या पीड़ित जो भी व्यक्ति हो, उसको राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह काम किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ST/SC एक्ट की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 18। ऑप्शन बी है धारा 20। ऑप्शन सी है धारा 22 या ऑप्शन डी है धारा 24। तो ऑप्शन है आपका दे धारा 18। ठीक है, धारा 18 के अंतर्गत क्या क्या है, वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा
अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ऑप्शन ए है आपका स्वशासन प्रदान करना, बी है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, सी है आपका कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, और ऑप्शन डी है कि जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। ऑप्शन है आपका सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। पंचायत विस्तार अधिनियम, जिसको शॉर्ट में हम पेशा भी बोलते हैं, इसका प्रावधान ये होता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं उनमें स्वशासन स्थापित करना। ठीक है, स्वशासन में खुद से स्वशासन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि पारंपरिक जो उनके खुद के जो अधिकार होते हैं या जिनकी जो भी संस्कृति होती है, जो उनकी मूल रूप से संस्कृति होगी, उसकी रक्षा हो सकेगी तथा जनजातीय लोगों को जो है शोषण से मुक्त किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया गया। ठीक है, ताकि उनके खुद की जो है संस्कृति और उनकी रक्षा परिरक्षण हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब स्वीकृति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है 15 मई 2005 को, ऑप्शन बी है 5 जून 2005 को, ऑप्शन सी है 15 जून 2005 को, या ऑप्शन डी है 12 अक्टूबर 2005 को। तो ऑप्शन है आपका सी, 15 जून 2005 को क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति दी है। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि 12 अक्टूबर 2005 से क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था। याद रखिएगा। चलिए याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि 19(1) क के तहत भाषण में व्यक्ति के अधिकार के क्या क्या मूल अधिकार के अंदर इसको शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार के संबंध में लिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है आपका यह एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन बी है यह एक संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन सी है यह एक विधिक अधिकार है, और डी यह एक सामाजिक अधिकार है। तो ऑप्शन है आपका यह एक सी है, ऑप्शन यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, ऑप्शन बी है कि एक विधिक अधिकार है, और ऑप्शन सी है दोनों, ए तथा बी दोनों है, और ऑप्शन डी है कि न तो एक न ही दो। तो ऑप्शन है आपका सी इसमें दिया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला ना कि मूल अधिकार है। तो देखिए एक मूल अधिकार भी और एक विधिक अधिकार भी। ठीक है, ए तथा बी दोनों है। पहले तो एक विधिक अधिकार था, परंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) क में शामिल कर दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मूल अधिकार भी हो जाएगा और एक ये विधिक अधिकार भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 2001 में, ऑप्शन बी है 2004 में, ऑप्शन सी है 2005 में, और ऑप्शन डी है 2002 में। था ऑप्शन सी है आपका 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? ऑप्शन ए है आपका सूचना का पारदर्शिता, बी है सूचना का प्रकटन, सी है संसूचित नागरिकता, और डी है लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो ऑप्शन है आपका केवल ए, बी है कि ए और बी, सी है ए बी सी, और डी ऑप्शन है कि ए बी सी और डी, यानी चारों। तो ऑप्शन है आपका डी, चारों ऑप्शन सही है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो ऑप्शन है आपका पहला है कि यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, बी है कि आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगने के कारण को देना होगा, ऑप्शन सी है कि मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना, और ऑप्शन डी है कि प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब तक 65 वर्ष की आयु ना हो जाए, दोनों में से पहले हो, तब तक वह पद पर बना रहेगा। तो ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, क्या है यह बी जो है कि सूचना मांगने से पहले कि जो व्यक्ति सूचना मांगेगा उसको कारण बताना आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधित है, क्या संबंधित है? पहला ऑप्शन है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन सी है नमित शर्मा बनाम भारत संघ, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ क्या किससे संबंधित है? तो यह सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है। कथन है आपका ये सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण है आपका इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन दिया है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ऑप्शन सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन है आपका बी, ए और आर दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, मूल रूप से देखा जाए तो सूचना अधिकार जो है नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मतलब कि वृद्धि हुआ है, और शाही उत्तरदायित्व वृद्धि के लिए
कारक रहा है, जबकि अन्य विभागों में अन्य कहीं भी जो कि इतना इसका खासा नहीं देखने को मिलता। ठीक है, खासा मतलब प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारों को सूचना प्राप्त करने की पहुंच। ऑप्शन है पहला। ऑप्शन बी है कि सूचना रखने वाले व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए। और ऑप्शन सी है कि सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए। और ऑप्शन डी है कि पुलिस अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन है आपका ए कि सूचना का अधिकार का उद्देश्य है कि सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। ऑप्शन ए है पहला आपका कि कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी है बम्बई उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और ऑप्शन डी है मद्रास उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन है आपका मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, 2 सदस्यीय खंडपीठ था जिस सितंबर 2014 में, जिसमें एक फैसले में कहा गया है कि आरटीआई जो भी आरटीआई आवेदक हो उसको क्या होता है कि कारण बताना आवश्यक होगा। ठीक है, बताएगा कारण बताए, बाध्यता उल्लेख नहीं है, तो हालांकि बाध्यता नहीं है कि बताना ही है, पर बता सकता है मतलब कि हाँ, मतलब कि हम इस कारण से हम ये जानकारी मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा। ऑप्शन है आपका राज्य वन विभाग। ऑप्शन बी है जिला कलेक्टर या उपायुक्त। ऑप्शन सी है तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी या मंडल राजस्व अधिकारी। ऑप्शन डी है आपका ग्राम सभा। तो ऑप्शन है आपका ग्राम सभा। ठीक है, याद रखिए ग्राम सभा लिखा है कि SC ST जो है अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा क्या होंगे, अधिकारों की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। ठीक है, ग्राम सभा में होगा। ठीक, ताकि ये लोकल लोगों को दिया गया है, ताकि लोकल लोगों में क्या होगा, ताकि अपने जो भी अपनी संस्कृति या अपने रहन सहन जो उनके परिरक्षण कर सके, इसलिए लोकल लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अपनी संस्कृति को लोकल लोगों से ज़्यादा और बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया है कि इनकी जिम्मेदारी जो है वहाँ के मूल जो निवासी उन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान क्या है सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है आपका पहला है आपका कि स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। और ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप है। ठीक है, और तीसरा है आपका कि अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप है। तो कौन सा कथन सही बताना है। ऑप्शन है आपका केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या डी तीनों। तो ऑप्शन है आपका ए केवल 1 सही है। ठीक है, केवल पहला सही है। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत अंतर्गत किया हुआ था कि नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है ये अनुरूप है। ठीक है, याद रखिएगा कि अधिनियम क्या कहा गया है कि स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है बताना है। ऑप्शन है पहला आपका कि इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। ऑप्शन बी है इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ऑप्शन सी है कि यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। और ऑप्शन डी है इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। ऑप्शन है आपका बी इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ठीक है, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण 1894 यानी 1894 का बनाया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भूमि सुधार जो हो उसकी प्रक्रिया बनाए, क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं है तो आप सभी को पता है कि उस समय जो मजदूर किसान थे जो वहाँ पे खेती करते थे उनका भूमि होता ही नहीं था, वो किसी और के पास जा खेती करते थे। जो जमींदार हुआ करते थे उन्हीं के पास बहुत बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे। तो ये भूमि सुधार इसीलिए किया गया ताकि जो जमींदारों से उनकी भूमि लेकर और उनको बराबर भागों में लड़कों को बांटा जाए। हालांकि ये पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो सका। ठीक है, ये मुख्यतः जो है कि उत्तर में कहीं दक्षिण में हुआ था, पूरी तरह से हर जगह नहीं हो पाया था। ठीक है, ये अधिनियम लागू नहीं हो पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार के ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था। ऑप्शन ए है आपका 1976 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1983 में, ऑप्शन डी है 1988 में। तो ऑप्शन है आपका बी 1980 में क्या किया था, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1980 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि शिक्षा का अधिकार आरटीई है। अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अहर होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा कथन है कि आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। ऑप्शन सी है आपका कि भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। कौन कौन से कथन सही है बताना है आपका। पहला है ए और 2, बी है केवल 2, सी है 1 और 3 और डी है केवल 3। तो ऑप्शन है आपका बी केवल 2 सही है। ठीक है, कि आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, जो होता है एनसीटीई शिक्षक नियुक्त किए जाने वाला पात्र व्यक्तियों को न्यूनतम अर्हता निर्धारण करने के लिए करता है। ठीक है, प्रावधान करने के इसमें लिखा हुआ आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर संसद की पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है। हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर संसदीय समितियों में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।